नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कन्नौज के इतिहास अर्थात कन्नौज का जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था उसे देखेंगे। साथ ही साथ राजपूतों का उदय भी समझेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए ताकि अन्य लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके। तो कन्नौज का जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है, इसके बारे में हमने एक स्लाइड में अपने ही नोट्स से एक मैप लगवाया है। इसमें जरा आप देखिए, ये आपको क्षेत्र दिख रहा होगा। ये जो क्षेत्र है, ये कन्नौज है। ठीक है। कन्नौज की स्थिति देखो। जिस समय यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में कन्नौज में आयुध वंश था, आयुध का मतलब, हाँ, आयुध वंश का शासन था। उसी समय पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार वंश शासन में थे। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश था और पूर्व में पाल वंश यानी कि बंगाल और आज का बांग्लादेश, वहां पर पाल वंश शासन कर रहा था। अब जरा इसके इतिहास में जानो जरा, कन्नौज में है क्या। दरअसल हर्षवर्धन का जो शासन था वो लगभग 646 ईस्वी में कन्नौज का शासन था। हर्षवर्धन का शासन था। ठीक है। हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकार नहीं था। उत्तराधिकारी का आशय है, उसका कोई बेटा नहीं था। उसकी बेटी थी जिसका नाम था हर्षा। इसकी शादी मैत्रक वंशी शासक एक था जिसका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय, उससे हो गई। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज का जो शासन था वो मौखरी वंश के हाथों में चला गया। और मौखरी वंश, जो मौखरी वंश था उसका एक प्रतापी सम्राट था जिसका नाम है सुचंद्र वर्मन। साथ ही साथ जब सुचंद्र वर्मन शासन कर रहा था उसी समय मालवा का नरेश यशोवर्मन, इसने कन्नौज पर आक्रमण किया और सुचंद्र वर्मन को हरा के जो कन्नौज की बागडोर थी वो यशोवर्मन ने अपने हाथों में ले ली। अच्छा, यशोवर्मन भी जब इस पर शासन करने लगा तो कश्मीर का एक शासक था ललितादित्य मुक्तापीठ। ये ये उत्तर से यानी कश्मीर का ये शासक था। ठीक है। और ये कश्मीर से आक्रमण करता करता नीचे यानी कन्नौज की तरफ आया और इसने यशोवर्मन को हरा दिया। फिर ललितादित्य मुक्तापीठ ने कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमाया। लेकिन ललितादित्य जो था वो ज्यादा दिनों तक कन्नौज पर शासन कर नहीं पाया, लिहाजा इसे कश्मीर वापस जाना पड़ा। अब 750 ईस्वी के आसपास यहाँ पर कई सारे आक्रमण हुए, लेकिन कन्नौज पर किसी की स्थायी सत्ता नहीं आ पाई। इसके बाद कन्नौज में एक वंश पनपता है जिसका नाम था आयुध वंश। आयुध वंश में इसका संस्थापक था वज्रायुध। इसके और भी कई सारे जो राजा हैं वो हुए, जैसे वज्रायुध, इंद्रायुध, और एक आप आगे नाम और सुनोगे जिसका नाम है चक्रायुध। ठीक है। तो ये शासक हुए। और इन शासकों का जब कन्नौज पर राज था उसी समय गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, इन तीनों की नजर थी कन्नौज पर। बात समझना जरा। और इन्हीं तीनों ने जो धमाल मचाया है कन्नौज में, इन्हीं तीनों की वजह से इसे कहा जाता है त्रिकुट यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप। तो हम इसी के बारे में जानेंगे। अच्छा, ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये केवल एक बार नहीं हुआ है, ये कई चरणों में लड़ा गया है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो हम इसके कई चरणों में, हाँ, कन्नौज का इतिहास देखेंगे। ठीक है। यहाँ से आप एक बात समझो, ये जो कन्नौज के हम चरण पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात कन्नौज का जो सत्ता संघर्ष रहा है, इसके बारे में अगर हम जाने तो इसका कारण क्या था। जरा मोटी मोटी बातें जो हमारे एग्जाम में, हाँ, ऊपर ऊपर से पूछ ली जाती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है इसका कारण क्या था। इसका कारण था कन्नौज की सत्ता। ठीक है। बात समझना जरा। इसका कारण है कन्नौज की सत्ता। आखिर कन्नौज की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। गुर्जर प्रतिहार लेंगे, राष्ट्रकूट के हाथ में जाएगी, या पाल वंश इसकी सत्ता संभालेंगे। और इसकी सत्ता प्राप्त करने के लिए तीन शक्तियां थी हमारे पास। तीन शक्तियां, हाँ, हमारे यहाँ तीन शक्तियां थीं जो इसकी सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। ये शक्तियां भी पूछ ली जाती हैं कि त्रिकोणीय जो संघर्ष हुआ है, अर्थात कन्नौज में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है, उसमें तीन शक्तियां कौन कौन सी थी। तो पहली शक्ति कौन थी। पहली शक्ति थी, इसका नाम है गुर्जर तिहार, और अंत में यही सफल होंगे। दूसरी शक्ति कौन थी। ये है पाल वंश। पाल वंश ये कहाँ का है।
गुर्जर प्रतिहार है पश्चिमी भारत का, पालवंश है बंगाल का। और तीसरा कौन है? तीसरी थी राष्ट्रकूट शक्ति। ठीक है, इन तीनों शक्तियों के मध्य होगा, हाँ, जबरदस्त टकराव। और इनमें से कोई एक शक्ति होगी जो आगे उभर के आएगी, जो कन्नौज की सत्ता संभालेगी। जरा जानते हैं ये कौन सी शक्ति है। अब इसमें देखो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, इसमें देखो पहला चरण, पहले चरण में हुआ क्या? दरअसल पहले चरण में हुआ ये कि एक शासक था जिसका नाम है इंद्रायुध। ठीक है, बात समझना। एक शासक है जिसका नाम है इंद्रायुध। हमने कहा था आयुध वंश का शासन चल रहा था कन्नौज में। अब इंद्रायुध गद्दी पर बैठा था। इंद्रायुध जो था वो अंडर में काम कर रहा था वत्सराज के। ठीक, बात समझना। ये वत्सराज के अंडर में था, अर्थात वत्सराज के इशारों पर काम कर रहा था। धर्मपाल जो कि बंगाल का शासक था, ठीक है, और ये पाल वंश का था। इसने इंद्रायुध, अर्थात कन्नौज एक धनाढ्य उस समय शहर था, महोदय श्री कहा जाता था इसे। तो अब इसने धर्मपाल ने मौका देखा, और मौका देख के इसने इंद्रायुध पर आक्रमण कर दिया। लिहाजा इसने इंद्रायुध को हरा दिया। तो अब इंद्रायुध को जब हराया है तो फिर इंद्रायुध को गद्दी तो दे नहीं देगा, तो इसने अपना एक शासक गद्दी पर बैठा दिया जिसका नाम था चक्रायुध। अब फिर से समझो, कन्नौज पर इंद्रायुध का शासन था, लेकिन पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इंद्रायुध को गद्दी से हटा के उस पर आक्रमण करके गद्दी से हटाकर वहां पर चक्रायुध को, हाँ, राजगद्दी सौंप दी। अब जब इसने इंद्रायुध को हराया, चूंकि इंद्रायुध वत्सराज के अंडर में था, तो ये इंद्रायुध की हार नहीं थी, ये थी वत्सराज की हार। वत्सराज ने इंद्रायुध की हार को देख के इसने सीधे कन्नौज पर आक्रमण किया और वत्सराज ने चक्रायुध को हरा दिया। ठीक, और पुनः वत्सराज ने इंद्रायुध को कन्नौज की गद्दी संभाल दी, यानी गद्दी दे दी। कन्नौज की गद्दी संभालने के लिए इंद्रायुध को गद्दी पर बैठा दिया। अब यहां से आप अगर देखोगे तो ये जो वत्सराज है, ये है गुर्जर प्रतिहार वंश का। बात समझना। आप एक बात बताओ कि धर्मपाल ने जब चक्रायुध को गद्दी पर बैठाया था तब विजय किसकी हुई थी? पाल वंश की। लेकिन ठीक उसी समय वत्सराज ने, अर्थात जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का था, उसने चक्रायुध को हरा के इंद्रायुध को पुनः गद्दी पर बैठा दिया। इसलिए विजय किसकी हो चुकी थी? गुर्जर प्रतिहार की। लेकिन हालात कुछ और ही बयां करते हैं आगे चल के। ये जो आपको ध्रुव दिख रहा है, ये है राष्ट्रकूट शासक। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक अर्थात दक्षिण का, हाँ, दक्षिण का राजवंश। ये दक्षिण से बहुत सारे राज्यों को विजित करता हुआ चला आ रहा था। बात समझना। ये जो राष्ट्रकूट है, अर्थात ध्रुव शासक, राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव शासक, ये बहुत सारे राज्यों को विजित करता हुआ उत्तर की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। यहां पर इसको दिखा कन्नौज, और कन्नौज में स्थिति थी डावाडोल। कहीं धर्मपाल शासन करता था, कहीं वत्सराज शासन करता था। कहीं धर्मपाल का शासक चक्रायुध यहाँ पर, हाँ, शासन की बागडोर संभालता था। कहीं वत्सराज की कठपुतली इंद्रायुध यहाँ की सत्ता की बागडोर संभालता था। लिहाजा कन्नौज की स्थिति कमजोर थी, और ध्रुव नामक राजा जो कि राष्ट्रकूट वंश का था, इसने यहाँ पर वत्सराज को हरा दिया। इसने यहाँ पर वत्सराज को हरा दिया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि कन्नौज जो था, वो अब, उसकी स्थिति वो नहीं रही थी जो पहले चक्रायुध या इंद्रायुध गद्दी पर बैठे थे, वो थी। इसका आशय है यहाँ पर कोई एक सशक्त राजा नहीं रहा। अब ध्रुव ने यहाँ की सत्ता संभाल ली। लिहाजा ध्रुव ने इन दोनों को परास्त कर दिया, वत्सराज को भी, धर्मपाल को भी। लेकिन हुआ यह कि उसी समय दक्षिण में एक विद्रोह हो गया, तो ध्रुव को वापस दक्षिण जाना पड़ा। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि जो कन्नौज की बागडोर थी ध्रुव के पास, वो कन्नौज की बागडोर मुक्त हो गई। अब यहाँ पर कोई सशक्त राजा नहीं था। कन्नौज की सत्ता पर किसी भी शक्ति का स्थायी नियंत्रण नहीं रहा। फिर क्या हुआ? लिहाजा जब ध्रुव दक्षिण चला गया, तो फिर यहाँ पर जब कोई स्थायी शासक रहा नहीं, तो एकदम से कन्नौज को प्राप्त करने के लिए अब ये धर्मपाल और वत्सराज पुनः फिर से आक्रमण करेंगे।
तो इसका परिणाम क्या हुआ? ये है प्रथम चरण। तो जरा परिणाम लिख लेते हैं। परिणाम क्या था? परिणाम ये रहा कि कन्नौज, ये आप लिख लेना, या तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप इस पीडीएफ को हाँ डाउनलोड कर दीजिएगा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि कन्नौज की सत्ता पर किसी भी शक्ति का किसी भी शक्ति का स्थायी नियंत्रण नहीं रहा। ठीक है, नहीं हो पाया। बात समझ पा रहे हो आप? अब आ जाओ दूसरे चरण की तरफ। पहले चरण को आप समझ गए। पहले चरण में क्या था, आपको फिर से रिवीजन करवा दें। पाल शासक धर्मपाल ने अपने अपने कठपुतली राजा चक्रायुध को गद्दी पर बैठाया। कहां का? कन्नौज का। ठीक है, ये कन्नौज का शासक बना दिया। लिहाजा वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण करके चक्रायुध को गद्दी से हटा दिया और अपनी कठपुतली राजा इंद्रायुध को गद्दी पर बैठाया। ठीक उसी समय ध्रुव, जो कि राष्ट्रकूट शासक था, दक्षिण से विजित करता हुआ राज्य उत्तर की ओर आया और इसने पूरे कन्नौज को हिला डाला। लेकिन ध्रुव भी बहुत अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया। दक्षिण में कुछ अराजक स्थितियां उत्पन्न होने के कारण ध्रुव वापस चला गया दक्षिण, जिससे कन्नौज एक खाली स्थान बचा, अर्थात यहाँ पर किसी की स्थायी सत्ता नहीं थी। अब यहाँ पर फिर से ये दोनों धर्मपाल और वत्सराज लड़ेंगे। तो जरा देखिए दूसरे चरण में। द्वितीय चरण में क्या हुआ? द्वितीय चरण में ये जो वत्सराज था, वत्सराज की मृत्यु हो गई। ठीक है, वत्सराज की इसकी हो गई डेथ। तो इसका जो पुत्र था, बात समझना, इसका पुत्र था नागभट्ट। इसका पुत्र नागभट्ट गद्दी पर बैठा। धर्मपाल तो अभी जीवित था ही। धर्मपाल ने सोचा कि भाई ये पुत्र है, था, इसके पास ज्यादा ताकत तो होगी नहीं, ज्यादा बुद्धि भी नहीं होगी। तो इसने सोचा क्यों ना अब इसकी स्थिति का लाभ उठाया जाए, और कन्नौज पर आक्रमण करके, जो कि इंद्रायुध वहां पर गद्दी पर बैठ चुका था, इसने सोचा कि क्यों ना इंद्रायुध को फिर से परास्त किया जाए और कन्नौज पर एक बार फिर से हम अपने कठपुतली राजा अर्थात चक्रायुध को बैठा दें। लिहाजा धर्मपाल ने वही किया। इसने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज पर आक्रमण के उपरांत इसने अपने कठपुतली शासक चक्रायुध को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन इसको पता नहीं था कि नागभट्ट वत्सराज का पुत्र है। शायद इसकी ताकत का अंदेशा भी नहीं होगा धर्मपाल को। नागभट्ट ने जैसे ही देखा, नागभट्ट को जैसे ही पता चला कि कन्नौज पर इंद्रायुध वहां से हटा दिया गया है, तो नागभट्ट अपनी सेना लेकर कन्नौज पहुंचा और कन्नौज में बैठे चक्रायुध को इसने पुनः हराया और अपने ही कठपुतली शासक इंद्रायुध को गद्दी पुनः सौंप दी। बात समझ पा रहे हो? अब यहां पर एक परिणाम निकल के आया द्वितीय चरण में। एक तो परिणाम आया। परिणाम क्या था? परिणाम ये था, ये जो नागभट्ट था, बात समझना, ये नागभट्ट किस वंश से संबंधित है? प्रतिहार। ठीक है, और धर्मपाल कहां से संबंधित है? पाल वंश। ठीक है, ये जो नागभट्ट था, ये जीत गया द्वितीय चरण में। तो यहां से परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि प्रतिहार विजय हुए, यानी विजयी हुए। ठीक है, प्रतिहारों की जीत हो गई। अब अच्छा क्या हुआ? अब जरा बढ़ते हैं तृतीय चरण की तरफ। द्वितीय चरण समझ में आ गया आपको? एक बार फिर से रिवीजन कर लो। द्वितीय चरण में वत्सराज की मृत्यु होने के उपरांत उसका पुत्र नागभट्ट बैठा। नागभट्ट को कमजोर समझ के धर्मपाल ने कन्नौज पर पुनः आक्रमण किया और अपने जो इसका कठपुतली शासक था चक्रायुध, इसको गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन नागभट्ट उतना ही शक्तिशाली था जितना पिता था। ये अपनी, इसको जैसे ही सूचना मिली कन्नौज पर आक्रमण हो चुका है, ये अपनी सेना लेकर कन्नौज पर गया और कन्नौज पर पुनः आक्रमण किया। चक्रायुध को हटाया गद्दी से, इंद्रायुध को गद्दी पर बैठाला। तो यहां से परिणाम ये निकला द्वितीय चरण का कि जो प्रतिहार थे वो विजित हो गए थे। यानी कन्नौज पर जो अंतिम रूप से अधिकार हो गया था वो था प्रतिहारों का। ठीक है, पहले चरण का कोई डिसीजन था ही नहीं, टाई हो गया था मैच, कोई भी नहीं जीता था। दूसरा चरण प्रतिहार जीत चुके थे। अब आ जाओ तीसरे चरण में। तीसरे चरण में हुआ क्या, ये जो धर्मपाल था, ठीक है, समझ में आ गया था कि अब भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसा वत्सराज था, पुत्र भी वैसा ही है। तो इसने एक षड्यंत्र किया। इसने इसने लिया चक्रायुध को अपने साथ, क्योंकि चक्रायुध तो इसके साथ था ही पहले से। तो इसने चक्रायुध से कहा कि भाई मेरी सेना है, आप अपनी सेना लाइए,
और साथ ही साथ इसने एक राजा से और करार किया। उस राजा का नाम था गोविंद तृतीय। ठीक, बात समझना। धर्मपाल ने एक त्रिगुट बनाया। इसे ही कहा जाता है त्रिगुट। ध्यान देना, धर्मपाल स्वयं था, धर्मपाल का जो कठपुतली शासक था चक्रायुध वो, और इसने गोविंद तृतीय से सहायता मांगी। गोविंद तृतीय यहां पर कौन है? ये है राष्ट्रकूट शासक। राष्ट्रकूट शासक। ठीक, इसने गोविंद तृतीय से सहायता मांगी और कहा कि भाई एक काम करिए, आप हमारी मदद करिए। और गोविंद तृतीय इसको मदद देने के लिए राजी हो गया। लेकिन अब यहां पर देखो नागभट्ट के साथ क्या हुआ। नागभट्ट, और नागभट्ट के साथ था इंद्रायुध। बोलो भाई, अभी तक हम पीछे देख पा रहे हैं? इंद्रायुध और नागभट्ट, या इंद्रायुध और गुर्जर प्रतिहार वंश का एक अलग संबंध है। चक्रायुध और धर्मपाल यानी कि पाल वंश का अलग संबंध है। नागभट्ट के साथ केवल हुआ इंद्रायुध, और धर्मपाल के साथ इंद्रायुध, गोविंद तृतीय, ये तीन लोगों का एक त्रिगुट बना। और एक तरफ था कन्नौज। कन्नौज की गद्दी किसके हाथों में आएगी? लिहाजा इस धर्मपाल ने इन तीनों के सहयोग से, अर्थात इन दोनों के सहयोग से कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। नागभट्ट और इंद्रयुध की सेना यहीं पर थी, लेकिन ये सेना बहुत देर तक टिक नहीं पाई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि धर्मपाल, चक्रायुध और गोविंद तृतीय की सेना यहां से जीत गई। इस स्थिति में गोविंद तृतीय तो केवल सहायता देने आया था और ये वापस चला गया दक्षिण। अब एक बात समझो, ये है अगर भारत, तो सपोज करो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कन्नौज, और ये पूरा है बांग्लादेश और बंगाल। सोच के देखो, पाल वंश यहां बैठा है और पाल वंश ने यहां से पूरा का पूरा कन्नौज जीत लिया। पालों का साम्राज्य देखो अब कहां से, यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर सीधे सीधे यहां तक फैल गया था। अर्थात परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो त्रिकुट था, त्रिकुट विजयी हुआ। ठीक है। अच्छा, विजयी तो हो गया, और क्या हुआ? गोविंद तृतीय वापस दक्षिण चला गया, और इस प्रकार पालों ने देखो अपना साम्राज्य कहां तक बढ़ा लिया था। अर्थात यहां पर आप लिखोगे परिणाम में, पालों की शक्ति जो थी, पालों की शक्ति का विस्तार हुआ। ठीक है। अब एक बात समझो, जो पहला चरण था वो टाई हुआ था। दूसरा चरण, हाँ, गुर्जर प्रतिहार वंश के अंडर में आ गया था, यानी गुर्जर प्रतिहार वंशों ने कन्नौज पर आक्रमण करके जीत लिया था। लेकिन तीसरे चरण में मामला फिर से उलटा, और उलट करके धर्मपाल ने जो त्रिगुट बनाया था वो जीत गया, और पालों की जो शक्ति थी वो विस्तारित हो गई। लेकिन अब जो फाइनल चरण है, यानी कि अभी ये सब सेमीफाइनल चल रहा है, अब जो फाइनल राउंड होगा, अर्थात चौथा चरण, वहां पर और मजा आएगा। अब देखो उसमें चौथे चरण में हुआ क्या। चौथे चरण में ये जो शासक था धर्मपाल, धर्मपाल की मृत्यु हो गई। ठीक। धर्मपाल की मृत्यु के बाद एक और शक्तिशाली साम्राज्य अर्थात शासक आया, देवपाल। देवपाल ने अपने समय में कन्नौज को जाने नहीं दिया। लेकिन देवपाल के बाद जो शासक आए हैं, इसके जो उत्तराधिकार हुए हैं, बात समझना, इसके जो उत्तराधिकार हुए हैं, उत्तराधिकारी बोलो ज्यादा सही रहेगा, इसके समस्त उत्तराधिकारी ये कमजोर हुए। ठीक है। अब इन उत्तराधिकारी चूंकि ये कमजोर थे, तो फिर कोई औचित्य नहीं बनता था कि ये कन्नौज को संभाल पाए। लेकिन अब यहां पर आओ, ये था पाल वंश। ठीक है, बात समझते जाना। और ये है प्रतिहार वंश। लेकिन पाल वंश के ठीक प्रतिहार वंश की दशा उल्टी थी। यहां पर रामभद्र, ये तो उतना अच्छा शासक नहीं था, लेकिन रामभद्र के बाद जो इसके उत्तराधिकार हुए हैं, उत्तराधिकारी, ठीक है, इसके जो उत्तराधिकारी हुए हैं वो काफी सशक्त थे। अब इसमें सशक्त में एक मिहिर भोज का आपने नाम सुना होगा। ये बहुत शक्तिशाली राजा था। जहां पाल वंश का उत्तराधिकारी नारायण पाल एक कमजोर शासक था, वहीं मिहिर भोज जो कि प्रतिहार वंश का उत्तराधिकारी था, ये एक सशक्त शासक था। लिहाजा यहां से एक बात तो तय है कि कन्नौज पर आने वाले समय में पालों का तो शासन नहीं रहेगा। यहां से एक राष्ट्रकूट शासक था जिसका नाम था कृष्ण द्वितीय। तो कृष्ण द्वितीय भी यहां पर हस्तक्षेप करेगा, लेकिन मिहिर भोज इतना शक्तिशाली था कि ये कृष्ण द्वितीय को भी परास्त करता है, नारायण पाल को भी परास्त करता है, और अंततः मिहिर भोज कन्नौज पर पूरा का पूरा आधिपत्य जमा लेता है।
यहां से परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, ये मिहिर भोज यहाँ पर विजयी लिख लो। आपको चूंकि पीडीएफ यही मिलेगी, हाँ, तो आपको साफ साफ समझ में भी आना चाहिए। परिणाम यहां से क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि मिहिर भोज ने, ये जो मिहिर भोज था, मिहिर भोज, इसने हराया कृष्ण द्वितीय को। ये कृष्ण द्वितीय कौन था? ये था राष्ट्रकूट शासक। मिहिर भोज ने हराया नारायण पाल को। ये नारायण पाल कौन था? ये था, हाँ, ये पाल वंश का शासक था। ये समझ पा रहे हो? दोनों को हराया, और दोनों को हराने के बाद कन्नौज पर आक्रमण, यानी कन्नौज का शासन किसके हाथों में आ गया? कन्नौज का शासन आ गया प्रतिहारों के हाथों में। बात समझ पा रहे हो? ये है कन्नौज का, हाँ, जो चार चरण हैं, बड़े बड़े चरण। इनमें से जो अंततः जो एक शक्ति विजित होके सामने आई है, वो आई है गुर्जर प्रतिहार वंश। यानी कि जो अंत में कन्नौज पर किसका नियंत्रण हो पाया? गुर्जर प्रतिहार वंशों का। लेकिन अब यहां से एक बात समझो, गुर्जर प्रतिहारों का भी एक समय तक बोलबाला रहा, और इसके बाद ये भी, हाँ, डाउन हो गए। इनका साम्राज्य भी डाउन होने लगा। जो इनके उत्तराधिकारी आए हैं मिहिर भोज के बाद, वो भी बड़े कमजोर हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो इनके साम्राज्य में सामंत थे, जैसे 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 राजा कमजोर होता चला गया, और तो इनके साम्राज्य में जो भी सामंत थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। इसी के साम्राज्य में यहां से सामंतवादी राजपूत युग का शुरुआत होती है। इसे समझो। सपोज करो ये कोई राजा था। राजा अपने ही राज्य में कुछ भूमि दान दे देता था व्यक्तियों को। तो इस भूमि पर, यानी छोटे छोटे टुकड़ों पर शासन करने वाला वर्ग, ये कहलाता था सामंत। तो अब जब यहाँ जो सेंटर यानी केंद्र में जो राजा बैठा है, अगर ये कमजोर होगा, तो ये जो क्षेत्रीय सामंत हैं, ये कभी कभी अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर देते थे। यहां से उदय होगा सामंतवादी राजपूत युग का। तो जरा सामंतवादी राजपूत युग के बारे में भी, हाँ, दो चार बातें हैं जो अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, इनको भी जान लेते हैं। इनको जानने से पहले आप एक बार इसके तीनों चरणों को फिर से देख लो। पहले चरण में कौन विजयी रहा? कोई नहीं। ठीक है। दूसरे चरण में कौन विजयी रहा? प्रतिहार। तीसरे चरण में कौन विजयी रहा? यहां पर विजयी रहे त्रिगुट, यानी कि पाल। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है, उसमें अंतिम रूप से कौन विजयी रहा है, तो अंतिम रूप से विजयी रहे हैं प्रतिहार। और उसमें किसका सबसे बड़ा हाथ था? मिहिर भोज का। चलो हम लोग चलते हैं राजपूत युग में। ठीक है। आप देखोगे सामंतवादी राजपूतों का उदय इसी समय। दरअसल यूपी में दो नए राजपूत वंश उभर के सामने आए थे। एक का नाम है चंदेल वंश और एक का नाम है गहड़वाल वंश। तो इन दोनों के बारे में कुछ जानकारियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल एग्जाम्स में पूछ लेता है, चाहे वो यूपी पीएससी हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी, या फिर कोई अन्य एग्जाम। अब इसमें जरा देखो, ये चंदेल वंश है। चंदेल वंश, ये, इनका उदय हुआ। अब बताइए मुझे, इनका उदय हुआ कहाँ? इनका उदय हुआ था बुंदेलखंड में। ठीक है। इनका उदय हुआ बुंदेलखंड में। अ, आप लोग ये नोट्स बनाते जाइए। ठीक है। इनका उदय हुआ बुंदेलखंड में। अच्छा, चंदेलों की पहली राजधानी थी क्या? चंदेलों की दरअसल जो पहली राजधानी थी, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ये थी कलिंजर। ठीक है। अब एक बात बताइए, ये बुंदेलखंड में थे, तो बुंदेलखंड को प्राचीन नाम इसका आपको मालूम होगा, ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इसे जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति भी कहा जाता है। ठीक है। ये जो चंदेल वंश हैं, इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? हमें कैसे पता कि चंदेल वंश अस्तित्व में थे उत्तर प्रदेश में? तो इसके बारे में, या इनकी इतिहास से संबंधी जानकारी हमें मिलती है एक अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? ये अभिलेख है, इसका नाम है नन्यौरा, न न्योरा अभिलेख। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि नन्यौरा अभिलेख ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये है हमीरपुर में। ठीक है। इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि बुंदेलखंड में चंदेल वंशों का शासन था। बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति कहा जाता था। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो चंदेल वंश थे,
ये दरअसल गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। मैंने अभी आपको बताया था, जब गुर्जर प्रतिहार वंश कमजोर हो गया, तो उसके सामंत जो भी थे, वो उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी थी। तो जो चंदेल वंश थे, आपसे ये कई बार कथन और कारणों में पूछ लिया जाता है, तो आप भूल ना जाएं, इसके लिए लिख लो। ये जो थे, यानी कि अ, आरंभिक चंदेल शासक गुर्जर प्रतिहारों के प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। ठीक है, क्लियर है बात? और इस चंदेल वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था, वो था यशोवर्मन। इसका जो सबसे प्रतापी शासक था, इसका नाम है यशोवर्मन। ठीक है, ये क्या इसने क्या क्या किया है? इसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, जीती भी। यह एक दरअसल साम्राज्यवादी शासक था। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? यह एक साम्राज्यवादी शासक था। साथ ही साथ इसने कन्नौज पर भी आक्रमण किया। कन्नौज पर, यह बुंदेलखंड का क्षेत्र है, लेकिन सोच के देखो, इतना प्रतापी शासक था, इसने कन्नौज पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण किया। साथ ही साथ जब इसने कन्नौज पर आक्रमण किया, तो वहां पर जितने भी प्रतिहारों के जो अ, वंशज बचे थे, उसने लगभग उनको समाप्त कर दिया था। और ये इतना प्रतापी सम्राट था कि इसने जो नीचे दक्षिण की एक सबसे शक्तिशाली उस समय जो वहां का राजवंश था, जिसे राष्ट्रकूट कहा जाता था, राष्ट्रकूट से इसने कलिंजर को भी छीन लिया था। कलिंजर को छीना था। ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों से इसने कलिंजर को भी छीना था। इसके बाद इसका एक उत्तराधिकारी आएगा, जिसका नाम है राजा धंग। राजा धंग, ये चंदेल शासक था, जो कि उत्तराधिकारी था। राजा धंग ने, इसके बारे में एक सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। राजा धंग ने जो बुंदेलखंड में चंदेलों की राजधानी थी, राजधानी कहाँ थी? राजधानी थी कलिंजर। ठीक है, याद रखिएगा, ये रहा थी राजधानी। राजधानी राजधानी कलिंजर थी। इसने कलिंजर राजधानी को परिवर्तित कर दिया। कहाँ ले गया? इसने नई अपनी राजधानी बनाई, उसका नाम था खजुराहो। क्या नाम था? खजुराहो। ठीक है। अच्छा, अंतिम रूप से जो प्रतिहारों की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाला शासक था, वो यही था, राजा धन। इसने कन्नौज पर भी आक्रमण किया, और साथ ही साथ ये गंगा यमुना के पवित्र संगम में इसने अपना शरीर त्यागा था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम में समय समय पर कथन कारण में पूछ लिए जाते हैं। आप लोग चाहना तो इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है। हाँ, साथ ही साथ जो राजा धंग के परिवर्ती शासक हुए हैं, परिवर्ती का मतलब इसके बाद के आने वाले शासक हुए हैं, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। लेकिन इसका एक जो परिवर्ती शासक था, जिसका नाम है विद्याधर। विद्याधर विद्याधर इसी का परिवर्ती शासक था, यानी इसके बाद ही आया था। विद्याधर एक चंदेल शासक था। साथ ही साथ विद्याधर एक शक्तिशाली शासक भी था। ठीक है, क्यों शक्तिशाली शासक था? क्या किया इसने? इसने महमूद गजनवी को भी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने से रोका था। यानी कि उत्तर प्रदेश की ओर, अर्थात उत्तर भारत की ओर बढ़ने से इसने रोक दिया था। तो आप यहां से लिख लो, इसने महमूद गजनवी को, हाँ, को रोका था। ठीक है, इतनी बात पर्याप्त है। अच्छा, एक इसका उत्तराधिकारी हुआ है, चंदेल शासकों का भी। चंदेल जो शासक हुए हैं, इनका एक उत्तराधिकारी राजा हुआ है। इसका नाम है, देखो, नाम मैं भूल रहा हूं, दरअसल कीर्तिवर्मन। इसका एक उत्तराधिकारी शासक हुआ है चंदेलों का, इसका नाम है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन के दरबार में, यानी राजसभा में, एक शख्स रहता था, जिसका नाम है कृष्ण मित्र। ठीक है, इसका नाम है कृष्ण मित्र। से हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनके ये राज दरबार में रहता था। ठीक है, और इनसे एक प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी एक रचना है, और ये रचना हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये रचना है प्रबोध प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, इस रचना को आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर है? प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है? कृष्ण मित्र की। कृष्ण मित्र किसके राज दरबार में थे? कीर्तिवर्मन के। अच्छा, ये कीर्तिवर्मन कौन थे? ये थे चंदेल शासक, जो कि राजा धंग के, हाँ, राजा धंग के परिवर्ती शासक थे। अच्छा, यहां से एक नोट बना के लिखो।
जो हमारे एग्जाम में आता ही आता है, कई बार पूछा गया है। चंदेल वंश का जो अंतिम सम्राट था, अंतिम सम्राट, उसका नाम है, क्या नाम है बता सकते हो आप? इसका नाम है परमर्दिदेव। ये कौन है? परमर्दिदेव था चंदेलों का अंतिम सम्राट। इसी के राज दरबार में एक सेनापति था, दरअसल दो सेनापति था, ये थे, ये दोनों भाई थे। इनका नाम है आल्हा और ऊदल। आपने आल खंड का नाम सुना होगा। हाँ, इन्हीं की वीरता के बारे में उसमें बहुत बेहतर तरीके से बखान किया गया है। और ये परमर्दी देव था चंदेलों का अंतिम शासक। ठीक है। और इसको यानी कि परमर्दी देव को ही हराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे हराया था। ऐबक को इसने नहीं हराया था, याद रखिएगा। ऐबक ने इसे हराया था। ठीक है। और यहीं से चंदेलों की स्वाधीनता का अंत हो गया। तो आप यहां पर एक नोट बना के और लिख लीजिएगा, यहीं से चंदेलों की स्वाधीनता का अंत हो गया था। ठीक है। अब एक शासक और है, यानी कि एक राजवंश और है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है। यह है गहड़वाल राजवंश, अर्थात राठौर। हाँ, इसके बारे में क्या है तब? लगभग ये 1090 की बात है। प्रतिहारों का सीधा सीधा पतन हो गया। जो प्रतिहार थे, प्रतिहारों का हो गया पतन। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में एक शख्स था जिसका नाम था चंद्रदेव। चंद्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यानी कन्नौज पर किसने अधिकार किया? कन्नौज पर एक शख्स ने अधिकार किया, इसका नाम था चंद्रदेव। अच्छा, चंद्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार किया। ये जानकारी आपको कहां से मिलती है? इसके ऐतिहासिक साक्ष्य हैं क्या? इतिहास में इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें कुछ अभिलेखों से मिलती है। ये अभिलेख कौन है? तो जरा देखो, ये अभिलेख है कौन? एक तो है वाराणसी में अभिलेख। इस अभिलेख का नाम है गोविंद चंद्र, इसको लिख लो आप नहीं तो भूल जाओगे। गोविंद चंद्र का ताम्र अभिलेख। ठीक है। गोविंद चंद्र का ताम्र अभिलेख, यहां से जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जाए ये कहाँ है, तो आप बताओगे यह है वाराणसी में। ठीक है। एक अभिलेख और है, ये है सारनाथ में। यहां से भी जानकारी मिलती है, सारनाथ में है, इसका नाम है कुमार देवी। कुमार देवी का अभिलेख। ठीक है। यहां से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि प्रतिहारों के पतन के बाद 1090 ईस्वी के आसपास कन्नौज पर आक्रमण किया था चंद्रदेव ने। और चंद्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार भी किया था। ये जो गहड़वाल वंश है, बात समझो, यहाँ का सबसे जो प्रतापी राजा था, सबसे प्रतापी राजा था, इस राजा का नाम है गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र। क्या किया इसने? दरअसल लेखों में इसका एक अलग नाम दिया गया है। ये आप एक मिनट रुकिए जरा, इसको मैं ठीक ठीक लिखूं, चूंकि पीपीटी में यानी जो आपको पीडीएफ मिले उसमें आप लोग समझ भी पाओ, है ना। हालांकि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत अच्छा लिखने का। तो सबसे प्रतापी राजा गढ़वाल वंश का कौन था? गोविंद चंद्र। ठीक है। यहां से हमारे एग्जाम में दो चार प्रश्न पूछे जाते हैं। लेखों में इसका अलग नाम दिया गया है। इसे कहा जाता है विविध, जरा लिखो, इसे कहा जाता है विविध विद्या अ, विचार, ऐसे लिखो, विविध विद्या विचार वाचस्पति। आप सोचो कितना बड़ा नाम है। इसे ये कहा जाता था। आपसे एग्जाम में पूछे कि किस शासक को, किस गढ़वाल वंश के शासक को विविध विद्या विचारास्पति भी कहा गया है, तो आंसर होगा हाँ यही। गोविंद चंद्र के राज दरबार में एक मंत्री था। ठीक है। इस मंत्री का नाम था लक्ष्मीधर। हमारे एग्जाम में इससे एक प्रश्न बनता है। क्या बनता है? इस लक्ष्मीधर ने एक ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ का नाम पूछ सकता है आपसे। इस ग्रंथ का नाम है कृत्य कल्प तरु। इस ग्रंथ का नाम है कृत्य कल्प तरु। ठीक है। अच्छा, ये गोविंद चंद्र जो है ना, इसकी एक पत्नी भी थी। आपको पता ही होगा राजाओं की कई सारी पत्नियां थी, यहाँ तो एक ही है, ये फिर भी गली मत बात है। इसकी एक पत्नी थी, इनका नाम है कुमार देवी। और ये बौद्ध मतावलंबी थी। आप इनकी पत्नी का नाम याद रखो, इनकी पत्नी का नाम है
कुमार देवी, और ये बौद्ध धर्म को मानती थी। लेकिन अब यहां से एक अंतिम प्रश्न आप जानो, जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जो गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था, ये कौन था? अंतिम शासक ये कौन था? इसका नाम है जयचंद्र। ये वही जयचंद्र है। कौन? जो अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से नहीं करवाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान, हाँ, यहां से इस संयोगिता को ले जाते हैं, और फिर उसका बदला लेने के लिए यही जयचंद्र मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लेता है। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि इसी जयचंद्र को, जो मोहम्मद गोरी, ये मारता है कहाँ? चंदावर के युद्ध में। चंदावर का वॉर, यानी कि चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। परिणाम क्या रहा इसका? कि गोरी जीत जाता है, जयचंद्र हार जाता है। तो ये रहा गैड़वाल वंश का अंतिम शासक। ठीक है, जिसे हराता है मोहम्मद गोरी। हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये जो चंदावर था, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो आप बताओगे ये उत्तर प्रदेश में है, इटावा। ठीक है, ये आप याद रखोगे। क्लियर है बात? तो ये हमारा कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो राजवंश हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सामंतवादी राजपूतों के बारे में। ठीक है, तो इतिहास की श्रृंखला में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर अगले दिन लेकर आएंगे। तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।